अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इंतहाई आसाब शिकन, बेचैन, इज़्तराब की ये घड़ियां, बेयकीनी की कैफियत इस वक्त अपने उरूज पर है और एक सियासी कशमकश है जो कि ऐसा लग रहा है कि हर घर में पहुँच चुकी है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं। रमज़ान भी माशाल्लाह शुरू हो चुका है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ने सीरीज़ भी जीत ली है, वनडे सीरीज़। लेकिन सारी खबरें कहीं पसे पोस्ट हैं और एक ही खबर और एक ही बात पर सबकी नज़र, और वो यही है कि कल क्या होगा। ये सबसे बड़ा आज का सवाल है कि कल क्या होगा। ये सवाल तो हर एक की ज़बान पर है, लेकिन जवाब मुकम्मल तौर पर किसी के पास भी नहीं है। बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन के पास चूंकि नंबर गेम पूरी है, तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब का शायद एज ए प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन हो और कल उनको इक़्तिदार से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन बार बार अगर ये कहा जाए कि उनका मुस्कुराना और उनका ये दावा करना कि उनके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड है, कोई सरप्राइज़ है कौम को देने के लिए, उनकी इस कॉन्फिडेंस ने लोगों को अभी तक इस बात से जोड़ा हुआ है कि कल क्या होने वाला है। क्या ये सिर्फ लोगों के अजहान से खेलने का एक तरीका है या फिर वाकई कल कुछ अनहोनी हो सकती है? इसी पर आज सारा ज़ाहिर प्रोग्राम हमारा मरकूज़ रहेगा और यकीनन इसमें जो सियासी हैपनिंग्स रही हैं आज के दिन की, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाम से गुफ्तगू, फिर टीवी इंटरव्यू, फिर इशाइये में जो गुफ्तगू, पे दर पे उनके नैरेटिव की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आगे की तैयारी, लाहे अमल, कुछ छुपाना, कुछ बताना, ये सब आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। सब पहले हम आपकी तरफ आते, लेकिन मैं थोड़ा सी इस्लामाबाद की सिचुएशन जानना चाह रही हूँ। हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आतिफ भट्ट की तरफ जाना चाह रही हूँ। इस हवाले से भी कुछ जानेंगे कि जो इशाइया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया हुआ अपने अरकान असम्बली के एजाज़ में, उसमें क्या सूरत हाल रही और ओवरऑल इस्लामाबाद में इस वक्त अमन व अमान की भी क्या सूरत हाल है। पहले आतिफ, आपको खुशामदीद, और ये बताइए कि जो इशाइया था प्राइम मिनिस्टर साहब का, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर नंबर गेम्स की बात है, सब जानना चाहते हैं कि कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की? जी समीना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात की है आज के इशाइये की, तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से एक इशाइया दिया गया है जिसमें तकरीबन 120 अरकान कौमी असम्बली वो शरीक हुए हैं। टोटल अगर तादाद की बात की जाए, सेनेटर या जो मामलीन ख़ुसूसी हैं, इन समेत 140 अरकान मौजूद थे, लेकिन जिनका वोट है वो 120 के करीब लोग थे जो आज इस इशाइये में शरीक हुए हैं। मुनहरफ अरकान जो हैं वो इसमें शरीक नहीं हुए। डॉक्टर अमर लियाकत को भी डिनर में इन्वाइट किया गया था, वो भी इस डिनर में आज शरीक नहीं हुए। और आज का जो डिनर था वो बेसिकली हुकूमत की जानब से अपनी पावर शो की गई है कि हमारे साथ आज कितने लोग मौजूद हैं और कितने लोग हमसे दूर हो चुके हैं। तो टोटल तादाद 156 है पीटीआई की कौमी असम्बली में, लेकिन उनमें से तकरीबन 120 के अरकान का आना और बाकियों का ना आना एक सवालिया निशान है। इसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो मुतमईन है कि वो ये जंग जो है वो जीतेंगे, हर सूरत वो कामयाब भी होंगे और सुरखरू भी होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास बज़ाहिर तो कोई अक्सरियत नजर नहीं आ रही, ना ही कोई अपोजिशन के कोई टूटे हुए अरकान उनके साथ नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो असाब की जो जंग है वो बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। आज इस तहरीक इंसाफ के अरकान को सबसे पहले तो ये एक लेटर जारी किया गया कि कोई भी जो रुकने कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो उनको ऐवान में आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आज इशारा दिया गया है, उसमें स्ट्रेटजी चेंज कर दी है कि सब आ रहे हैं। अच्छा, इस पे तो मैं आपसे फर्दर भी बात करूंगी, लेकिन ओवरऑल आतिफ ये भी बता दीजिएगा कि जो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कैसी रही? क्या इस्लामाबाद में भी कोई मुजाहरे वगैरह हुए हैं, कोई लोग बाहर निकले हैं? जी, इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल दी गई थी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है जिससे असद उमर समेत अली अवान और दीगर जो मुकामी जो रहनुमा हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से खिताब किया गया है, नारेबाजी भी की गई है। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट हाउस जो है वो रेड जोन के एरिया में वाक़ है और रेड जोन के जो तमाम रास्ते हैं मासवाए एक रास्ते के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मारगला रोड वाली तरफ जो रास्ता है वो मीडिया और अरकान कौमी असम्बली और जो लोग आम आवाम का दाखिला तो बंद है रेड जोन में। सिक्योरिटी हमें ज्यादा टाइट नॉर्मल से ज्यादा दिखाई दे रही है। आतिफ भट्ट, आपका शुक्रिया बहुत, आपने इस बारे में अपडेट किया। ये तो आतिफ भट्ट
बता रहे थे कि जो है उनको ये कहा गया है कि वो कल असेंबली में हर सूरत पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बता चुके इंटरव्यूज में कि वो भी कल जाएंगे, लेकिन उसके बाद सरप्राइज क्या है नंबर गेम के हवाले से। और एक और बात बड़ी डिस्कशन में आ रही हुई कि कुछ रिजाइन भी किए जा सकते हैं पीटीआई की जानिब से। क्या ये इस्तीफे इनको बचा लेंगे, क्या होगा? बात शुरू करते हैं। इमरान साहब, कल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो समीना, पूरी कौम को रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ये रहमतों बरकतों वाला महीना जो आया, इसमें हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे और हम सब के लिए भी ये बरकतों वाला साबित हो। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ जो सियासी सूरत हाल है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं अपने दौर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे और अब इस मुल्क के एक बड़े सियासी रहनुमा भी हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अब उन्हें एक अच्छे कप्तान और खिलाड़ी की तरह ग्रेसफुली बिहेव करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि जी ये जो है तहरीके अदम एतमाद, इसमें वो कामयाब होंगे तो फिर भी, और अगर वो जान चुके हैं कि उनके पास खिलाड़ी कम हो गए हैं तो फिर भी इन्हें एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कप्तान की तरह ये नहीं हो कि हारे हुए मैच को देखते, आप देखें ना, कभी कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैच हारता हुआ नज़र आता हो तो कप्तान और खिलाड़ी रोना शुरू कर देते हैं, उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये अगर वो तहरीके अदम एतमाद में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि तहरीके अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो ये उनकी सियासत का खात्मा नहीं है, बल्कि जैसे कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मकबूलियत कितनी बढ़ गई है, और वो तो इस तरीके अदम एतमाद को ब्लेसिंग भी करार देते रहे अपने लिए। तो फिर उन्हें चाहिए कि ठीक है, इंतज़ार करें और अगली दफ़ा इलेक्शन हो तो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेके जीते और इक़्तिदार में वापस आए। लेकिन तो आपको ये शक है कि वो कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि ग्रेसफुली ग्रेस की उसमें देखिए, मेरी ना मीनिंग में नहीं आएगी। मेरी अपोजिशन के रहनुमाओं से भी बात हुई है, जो सरकर्दा रहनुमा है इस वक्त अपोजिशन के, उनसे भी बात हुई है। और दूसरी बात ये कि जो ऑप्शंस और जो खबरें आ रही हैं, उस वक्त हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक पहली बात तो ये कमेटी में जो डिस्कस हुई है, कहा यह जा रहा है कि ये पीटीआई ने आपस में सियासी कमेटी में डिस्कस किया। एक ये जो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि जी लोग निकलें, तो उसमें ये है कि टोलियों की सूरत में उन्होंने कहा कि 20-20 लोगों का एक जत्था और जो मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको पार्लियामेंट लाजिस से निकलने ही ना दिया जाए। अच्छा। उनको वहीं रोकने की कोशिश की जाए ताकि वो आए ना। दूसरा उनका ये है ऑप्शन एक कि पार्लियामेंट में जब अरकान पार्लियामेंट अंदर आ जाएं और वो देखें कि मामला ये, तो वहाँ पे ऐसे एक हंगामा शुरू कर दिया जाए, इस तरह के मामला हो जाए कि जिसमें स्पीकर उठ के इजलास से चले जाए और वो कहे कि इस वक्त वोटिंग ही ना होने दी जाए। ईवान के अंदर सूरत हाल इस तरह की है कि वोटिंग के लिए मुनासिब नहीं है। उस पर फिर बाद में चाहे ये कोर्ट में जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन वोटिंग को कल के लिए मौखर कर दिया जाए। तीसरा एक ये ऑप्शन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब, जिसका आपने जिक्र किया था कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो रिज़ाइन कर दें और एक आइनी बहरान इस तरह का पैदा कर दिया जाए कि जिससे फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र इमरान साहब कर चुके हैं। आपके ख्याल से कप्तान किस ऑप्शन के लिए जा रहा है, और ये जो इतना कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ गेम में इन रहने के लिए, या वाकई अभी भी कबूतर में से, टोपी में से कोई कबूतर निकल सकता है? पहले बात तो ये है कि कप्तान ग्रेसफुली क्यों बिहेव करें एक डिसग्रेसफुल लोगों के साथ, लोटे, चोर, क्या कहते हैं, विलन्स। माने आप किसके साथ ग्रेसफुली बिहेव करवाना चाहते हैं? जो लोग भगोड़ें, जो लोग लोटें। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ ग्रेसफुली बिहेव करने के। और मैं तो समझता हूं एक लिहाज से अगर इमरान खान को कुछ करना चाहिए, ही एक्चुअली वो खुश है और खुश उसको बहुत होना चाहिए। आज मुझे पता है कि एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान
3 मिलियन मेंबर्स ने कहा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। कैन यू इमेजिन 3 मिलियन मेंबर्स। साथ साथ मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो एक छोटा सा कू देता हुआ है पाकिस्तान में, ये एक सॉफ्ट कू हुआ है, इसमें एक कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। केपी का तो आपने देख लिया, केपी में नून हैज बीन वाइप्ड आउट। मैं देख रहा था कैदाबाद में, कराची में, कैदाबाद में पीटीआई के कोई सपोर्टर्स आपको मिल नहीं रहे थे, अब सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। अगली बारी फिर नियाजी, ये है स्लोगन। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, सी चेंज हैज टेकन प्लेस। और क्यों? वेरी सिंपल। क्यों सिंपल? उसकी ईमानदारी और ऑनेस्टी एक तरफ, और इन लोग जो 3 स्टूजेस और एक भगोड़ा जो हैं तो एक तरफ। ये तो लेजेंडरी करप्शन है इनका ना, जैसे वो कहता रहता है, ये तो किताबों में मिसाल दिया जाता है। दूसरी वजह, कौन सा मुल्क है इस मुल्क में हिंदुस्तान के बाद जो लोग नफरत करते हैं? वो है अमेरिका। और सीधी सादी बात यह है कि अमेरिका ने अपने पैसे, अपने इन्फ्लुएंस, अपना हर चीज इस्तेमाल किया है। और देखें क्या हुआ 1965 में, जब भुट्टो खड़े होकर कहा कि ये किया है इन्होंने हमारे साथ, सैंक्शन किया इन द मिडल ऑफ अ वॉर, और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं अपना ये क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस अयूब पे। लाहौर उठ खड़ा और एम्ब्रेस किया भुट्टो को। सियासी शहीद कभी हारते नहीं है। तीसरी बात, लोटाइज्म, मुनाफिकिज्म आप जानते हैं। और देखा आपने कि ये लोग वो कमरे से कैसे निकल रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा है, ये जो लोटे हैं वो कैसे कमरे छोड़ के निकल रहे थे, जल्दी से भाग रहे थे, मास्क, शेमफुली लुकिंग डाउन। यार कमाल है, इट इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। मैं तो कहता हूं कि ये नेक्स्ट इलेक्शन में ये 2/3 का एवरी चांस है कि ये 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। तो कैप्टन शुड बी हैप्पी आपके ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में? ठीक है, वेरी हैप्पी। इसका मतलब आप ये तो इस बात पे तो फिर हिलाल साहब आप कन्विंस हैं कि कल फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं अदम एतमाद के नतीजे में, लेकिन ही शुड बी हैप्पी और उनको अपनी कैंपेन जो है उसको अच्छे से रन करना है बस, और अगले इलेक्शन के लिए उनके लिए सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही है। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है इनको तकलीफ में डालने के लिए वो डालेगा, उसका राइट है, और मैं तो समझता हूं उसका फर्ज है। और बाय द वे मैं आपको एक और चीज कह दूं, ये जो लोग समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में हुआ है, इस किस्म का जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, एक आदमी को जो 3 साल 3.5 साल के बाद निकालना, रूस और चीन ने दोनों ने बताया है, स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तो चीन ने कहा है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर और कंडेम किया है इंटरनल इंटरफियरेंस इन पाकिस्तान, और रूस ने तो कहा है ये तो इन इंटेलिजेंस कू जिसमें इसको निकालने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली हमें सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सीरियसली ऑन हमारे दोस्तों पे। हाँ, यानी हम बाहर के लोग इस चीज को देख रहे हैं तो हमें देखना होगा कि फिर हम लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, आप जाहिर है 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप रिस्पॉन्ड करें। चलें आप पहले कर लें, फिर मैं आपसे अपना क्वेश्चन करूंगी। मैं लाली साहब की 2-3 बातें जो खास तौर पे देखें। पहली बात ये कि जिस पे मुझे शदीद इतराज़ है, वो कहते हैं जी क्यों ग्रेसफुली वो जो है रिस्पॉन्स करे, इस पे बिहेव करे, इसलिए कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या अगर एक आदमी आपका मुखालिफ चोर डाकू या लुटेरा है बकौल खिलाली साहब के, तो फिर आप भी चोर डाकू और लुटेरे बन जाएंगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। आप तो ईमानदार आदमी, आप तो असूल पसंद आदमी, आप तो असूल की बात करते हैं, तो फिर बिहेव भी करें। ये तो ना हो कि बातें आप फिर आप मुख्तलिफ साबित करें। दूसरी बात ये कि अगर रूस ने और चीन ने बयान दिए तो फिर उस तरह से तो अमेरिका ने भी रिएक्शन दिया और अमेरिका ने भी कहा है कि जी हम तो ऐसी किसी चीज में नहीं है और बिल्कुल हमें हमारा नाम हमें ना इसमें ना घसीटा जाए। चीजें ये हैं कि अब ये बात कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यानी जो मीठा मीठा हाफा पर करवा करवा थू, जो आपके मौक़िफ़ की तायीद करे वो सच्चा और जो आपके मौक़िफ़ की तरदीद करे वो झूठा।
इस तरह से चीजें तो नहीं चलती चीज। लेकिन एक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई थी उसमें भी इस हद तक तो बहरहाल इस बात को एक्सेप्ट किया गया ना कि अमेरिका ने ये एक इंटरफेयर किया है और उसको जो है उन्होंने किस तरीके से जो है हमें उसको सख्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको जो उसकी लैंग्वेज है उसको भी कहा है कि ये मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। मैं अमेरिका की बात नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भी अगर करे तो हमें उसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। हमें कौन होता है अमेरिका के हमें वो डिक्टेट करे? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो बस बात इस बात पे पॉइंट ऑफ व्यू पे कर रहे हैं कि जो भी अगर वो डिक्टेट भी कर रहा है उस पे। हिलाल साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, ये एक लंबी डिस्कशन, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं और इरफान कादिर साहब जो हैं आप जानते हैं आईनी माहिर कानून भी है, तो हम उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये सारी सिचुएशन है इसमें आईनी और कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है और कौन से लकूने हैं ऐसे आईनी जिस पर कोई पीटीआई फ़ायदा ले सकती है या अपोजिशन फ़ायदा ले सकती है। शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू जी। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो जो कल का इवेंट है उसके हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीकर असेंबली के किसी माहौल की वजह से वोटिंग को मौखर कर दें? देखें, होना तो नहीं चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये तो गवर्नमेंट की होती है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। तो अगर हुकूमती पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के इकदाम हुए जिससे कि उसको इंटरप्ट किया उन्होंने सेशन को, तो डेफिनेटली वो कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, एक गैर आईनी चीज होगी। तो वो मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये इरफान कादिर साहब कि अगर अपोजिशन अपने नंबर पूरे कर लेती है, अदम एतमाद हो जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, मोशन कामयाब हो जाती है उनकी, तो फिर उसके आगे क्या आइन बताता है? अगले प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, इंतखाब कितने दिनों में करना होगा, क्या इसका आईनी तरीक़ाकार होगा? आईनी तरीका ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस होता है तो फिर असेंबली एक नया प्राइम मिनिस्टर चुनती है मेजॉरिटी के साथ। और अगर कल उन्होंने कहा कि वी आर इन मेजॉरिटी एंड उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट कल भी सामने रख दिया, खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि वी आर इन फेवर और मेजॉरिटी हमारी है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई टेक्निकल हर्डल है ही नहीं। स्पीकर को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ये चीज। लेकिन फॉर सम रीजन अगर कल इस चीज पे इत्तेफाक नहीं होता कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसने बनना या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, तो उस सूरत में फिर ये है कि स्पीकर जो हैं वो एक नया सेशन और कॉल करेंगे जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। अच्छा, अगर वो उसी वक्त वो कह देते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसके लिए फिर अगले इलेक्शन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर का अगले इलेक्शन के लिए, ये आप कह रहे हैं? क्योंकि अगर वो कह देते हैं कि जी हम किसी और कैंडिडेट को अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम मेजॉरिटी हमारी है, हम 172 लोग हैं और हम इनको अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं, अगर कोई सामने कंटेस्टेंट है तो आ जाए सामने, वो भी एक तरीका है, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि वो इलेक्शन करवाएंगे और अगर उन्होंने इलेक्शन कराया तो उसके लिए डेफिनेटली चंद दिन की डेट दी जाएगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन की, क्योंकि जल्द अज जल्द देनी चाहिए। बिकॉज आइन में जो कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो जो कैबिनेट है वो फेडरल कैबिनेट भी तकरीबन साथ ही वो तहलील हो जाती है। अच्छा, इरफान कादिर साहब ये फरमाइए कि अगर कल प्राइम मिनिस्टर के अगर इंतखाब हारने के बाद पीटीआई के जो लोग हैं वो रिजाइन कर देते हैं, मेंबर्स जो पीटीआई के हैं जितने भी वो हों उस वक्त वहाँ पर 120, 25, 30, तो उस सूरत में क्या होगा? क्या फौरी अगला प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकेगा या फिर बाई इलेक्शन के बाद हो सकेगा? क्या आइन कहता है इसके ऊपर? देखें, अगला प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो फिर बाई इलेक्शंस हो गए ना इन तमाम सीटों पे, ये होगा। पहले हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट और उसके बाद बाई इलेक्शन होंगे, उसके बाद होगा बाई इलेक्शन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के इलेक्शन पर? नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा जी। अच्छा इरफान कादिर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, आपसे दोबारा ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा नाजरीन को हमारे ये समझा दें जो पहला सवाल था समीना पाशा का, कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली कल किसी भी वजह से, कोई हंगामे की वजह से या किसी वजह से भी
इसको मौखर करने की कोशिश करें और उठ के चले जाएं या कि इस सूरत हाल में वोटिंग नहीं हो सकती, तो आइन में तो आपने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर भी इजलास मुलतवी हो जाएगा और वो दोबारा डेट देंगे या क्या होगा? देखिए, अगर वो एक हद से ज्यादा इस मामले को उल्टुआ में डालते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि जब ये नोटिस दिया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का के रेजोल्यूशन को टेबल करने का, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर पहला सेशन असेंबली का नहीं इन्होंने किया था, और लिहाजा अब अगर फिर ये ताखीर करेंगे तो इसका मतलब है कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में अब किसी को इजाजत नहीं है कि वो आइन को अपने हाथ में ले, और असेंबली मेजॉरिटी के साथ फिर स्पीकर को भी निकाल सकती है, लेकिन स्पीकर तो तकरीबन कल जब नो कॉन्फिडेंस होगा तो इन अ वे स्पीकर भी, मैं देखा जाए नंबर गेम को अगर सामने रखें तो फिर स्पीकर को तो खुद ही इस्तीफा साथ ही दे देना चाहिए, ताकि स्पीकर भी नए का इंतखाब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। तो जनाब इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने, अभी पॉलिटिकल सवाल बहुत सारे हैं, और एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग इसमें मूव है वो परवेज़ इलाही साहब का भी इंतखाब होना है कल, या हमजा शहबाज का होना है, यानी वज़ारत आला पंजाब के लिए भी बात है कि उस पर भी वोटिंग होनी है, तो उस पर क्या सीन होगा, इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते ब्रेक के बाद। तो जनाब बात हो रही है कि कल क्या होगा, और इसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस, अपोजिशन क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं, हुकूमत के पास अब क्या चीज़ें हैं, और आइन क्या कहता है। आइन की जो राय है वो आपने सुन ली है इरफान कादिर साहब की ज़बानी। इमरान साहब, इरफान कादिर साहब ने तो काफ़ी हमें क्लियरली बता दिया है कि आइनी सिचुएशन क्या है, लेकिन आपको लग रहा है कि कल जो है दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से मामले को लिंगर ऑन करें? समीना, देखिए, आइनी पोजीशन जो है वो असूली मौक़िफ़ और असूली बातें कुछ और होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये देखने में आता है कि सियासी लीडर अपने फ़ायदे के लिए उस आइन को तोड़ मरोड़ के, कवानीन को तोड़ मरोड़ के अपने उसके लिए कर लेते हैं और मोम की नाक की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, कि ये भी अपने चंद नाअक़बत अंदेश जो मशीर हैं उनकी बातों में आके तो बगैर सोचे समझे ये कुछ फैसले करने जा रहे हैं जो कहा जा रहा है। अब मामला ये है कि इन्हीं मशीरों की तरह से या इन जैसे मशीरों की वजह से आज इस हालत पे है हुकूमत। अगर इस तरह के मशीरों की इन्होंने बात ना मानी होती कल तो कौन सा आपको लग रहा है कि वो ऐसी है? अब कल आपको नहीं लग रहा वोटिंग होगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ें बयान की जा रही हैं कि ये हो सकता है। अब मामला ये है कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। इन्हें चाहिए ठीक है करवाएं, आए और एक दफा काम खत्म करें जो भी है। जी लाली साहब, एक तो इरफान कादिर साहब की भी आपने राय सुन ली सारी। आईनी तौर पर अगर ये रिजाइन कर देते हैं, आपके ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद में अगर रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो फिर फॉरेन इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। पहली बात है कि कौन है जो वोट करेगा। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं कि भगोड़े ये लोटे भी होंगे। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों का वोट काफ़ी है कि लोटों का भी वोट इस्तेमाल होगा। नंबर 1, लोटे अगर वोट करेंगे स्पीकर उनको अलाउ नहीं करेगा और वोट गिनेगा भी नहीं। तो पहली बात तो आप बताएं मुझे कौन वोट उनके बगैर भी हिलाली साहब नंबर पूरा है। हिलाली साहब पीटीआई के अपने लोगों के बगैर भी नंबर पूरा है। आप नहीं, कल सर 177 थे। आप कह रही हैं ना 177 है, क्यों थे उधर? उसके माने जस्ट बिकॉज दे देयर उसके माने वो वोट करेंगे सब। अच्छा। और आज और कल में 24 घंटे का फर्क होगा। तो ये सब छोड़ें। पहली बात तो ये है, उसको पूछना था कि ये क्या करेंगे अगर भगोड़े होते। एक दूसरी बात, भगोड़े नहीं, आई बेग योर पार्डन, लोटे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये स्पीकर साहब जो हैं इसके तो फ़र्ज़ होता है ना कि पार्लियामेंट की इंटेग्रिटी रखें। इसका फ़र्ज़ होता है कि ऑनर ऑफ पार्लियामेंट। इसका फ़र्ज़ होता है कि गंदी हरकतें पार्लियामेंट में परमिट ना करें।
और इसका फर्ज होता है कि ये जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और नेशनल सिक्योरिटी द टॉप बॉडी इन पाकिस्तान ने फैसला किया था कि अमेरिकनों ने पैसे, अमेरिकनों ने इंटरफियरेंस, अमेरिकनों ने हर किस्म की डर्टी टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर धमकी भी दी है कि पाकिस्तान को उनके तरफ ले आए घसीट के। और अगर हम वो मान रहे हैं आज, वो इसलिए मान रहे हैं आज कि हम डर रहे हैं कि फाटैफ के थ्रेट है, IMF का थ्रेट है, सैंक्शंस का थ्रेट है। भाई हमारे साथ वही हो सकता है जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है। तो ये फिक्रमंद है हम आप, तो हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ये हो मुल्क को। तो इस धमकी में हम दब गए हैं, हम मुनाफिक, ये फ्रैंकली। और क्या है, और ये धमकी से क्या स्पीकर कहेगा कि ये किस्म की धमकियों से एक साजिश जो अक्टूबर में शुरू हुआ, अकॉर्डिंग टू द नेशनल, जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है, जो इन्वॉल्व्स एक सरबरा भगोड़ा पार्टी का जो हमारे दुश्मन मुल्कों को जाके विजिट करता है, ये सब एविडेंस हमारे सामने है। आप चाहते हैं कि स्पीकर ये सबको ब्लाइंड आई टर्न करके करें, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो, वोट हो गया, जाओ और पाकिस्तान की हुकूमत ले जाओ। सर वो बात ये ना कि उसका रोल तो यही है ना, वो वहां पे थोड़ी बैठ के ये जज करेंगे कि वाकई साजिश है या नहीं। बेशक वो अंदर से भी खुद यही समझते हो, उनका काम तो यही है कि वो अकॉर्डिंग टू आइन उसको चलाए, सिचुएशन हाउस को। उसमें ये असमीना के अकॉर्डिंग टू आइन, आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस करें, आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की हरकतें करें। कौन सी आइन में लिखा हुआ है कि आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से ट्रीट करें कि उनको एक कंस्पिरेसी और साजिश में मुलव्वस करें? अगर हम एक कॉन्स्पिरेसी को साइड पे रख भी दें, हिलाली साहब, अगर हम कॉन्स्पिरेसी को एक तरफ रख भी देना, तब भी आइन ये कह रहा है कि लोगों को आप खरीद के अपने साथ नहीं मिला सकते और ना ही लोग जो हैं वोट कर सकते हैं अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मौके पर। तो आपकी बात एक तरह से, एक पॉइंट आपका वैलिड है। साजिश को मैं एक तरफ रख भी दूं अगर कि जी वो एस्टैब्लिश हुई है या नहीं हुई। समीना, दो तीन चीजें हिलाली साहब जो कह रहे हैं, मगर आप कहते हैं कि उनको वोट करने दो और उनको वोट काउंट करो, ये आप कह रही हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही, लेकिन ये तो ऐसे चोर और डाकुओं के वोट्स, या फॉर गॉड सेक, देखिए प्लीज मेक अप योर माइंड। हिलाली साहब, ये तो कल बाबर अवान साहब खुद भी कह गए हैं, जो खुद हुकूमत के, आपको पता है कि पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर्स हैं, तो वो भी ये कह गए हैं कि वोट तो काउंट होगा। और अक्सर भी अब जो हमारे सर आइन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं ना, मेरा तो मैं थोड़ी कह रही हूँ, मुझे एक बात तो करने देना, मेरी पॉइंट। वो बाबर अवान ने कहा है कि अगर आपके पास लोटा वोट नहीं है, पार्टी वोट्स हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग इमरान खान को छोड़ के वो वोट कर रहे हैं एंटी इमरान खान, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। मगर अगर लोटे का वोट है और बगैर लोटा वोट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है, देयर इज अ लॉट व्हिच इज अप इन द एयर, जिसका फैसला अभी तक वो भी एक डिफरेंस हो सकता है और उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की राय को दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, एक क्रिमिनल एक्शन, देखिए लॉ का एक बड़ा एक मुहावरा है, एक क्रिमिनल एक्शन से आप एक लीगल जस्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं निकाल सकते। इसलिए कि मैंने किसी चीज को चोरी की है, किसी और का हक नहीं होता है कि वो मेरे हाथ से ना छीने, और अगर वो छीन लिया जो मैंने चोरी किया है, वो उसको भी सजा मिलेगा जो मुझे मिला। नो, उसको कुछ सजा नहीं मिलेगा, उसको तमगा मिलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर इसका स्पीकर होता, मैं कहता कि मेरे मुल्क के हाईएस्ट बॉडी ने कहा है कि तुम लोग सब यू आर कंस्पिरेटर्स विद फॉरेन पावर्स, तुम तो सजाए मौत होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो, हिलाली साहब खुदा का वास्ता अपनी मर्जी का फैसला ना थोपे उन पे। आपने, मेरा ख्याल है इलामिया, मैं खुदा के वास्ता कह रहा हूँ, आपने कभी, मेरा ख्याल है आपने इलामिया ठीक से पढ़ा नहीं है। उस इलामिया में कहीं ये जिक्र नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो साजिशी हैं। उस इलामिया में बताएं कहाँ
ये बात नहीं है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं, अब हौसले से सुनिए सर, सुन लेना चाइना के सर, हमने आपकी तकरीर सुन ले, स्टेटमेंट में है, बारी-बारी सुन ले। गुजारिश ये है कि हिलाली साहब बार बार जो कह रहे हैं स्पीकर का फर्ज, स्पीकर का फर्ज, स्पीकर का फर्ज, तो स्पीकर का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि जिस दिन वो स्पीकर मुंतहिब होता है वो गैर जानिबदार हो जाता है। आपके जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्होंने गैर जानिबदार होने का कोई सबूत दिया? उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को ये हक तक दे दिया कि जी आप फैसला करें कि इजलास हम कब बुलाएंगे। गुजारिश ये है कि हुकूमत, अरे आप जो इतना लो पड़े हैं, इरफान कादिर ने क्या कहा? इरफान कादिर ने हिलाली साहब आप 10 मिनट बोलते हैं, मेरी बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहता। इरफान कादिर ने कहा स्पीकर को भी इस्तीफा देना चाहिए इसके साथ, है ना? तो इसके माने गैर जानिबदार तो नहीं है ना? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी वोटों से बने हुए ना, मेजॉरिटी से उनकी, तो अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी नहीं रही, मींस उनके लिए भी नहीं रही। बात ये है कि स्पीकर जो होता है वो होता है गैर जानिबदार। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि रवायत में ये है कि जब कोई बंदा भी स्पीकर मुंतहिब होता है तो वो पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे देता है। आम तौर पे ये रवायत रही है। वो कहता है कि सर सुनने तो जब आप अपनी मर्जी चलाते रहे, मैं जो बात कर रहा हूं, इस वक्त तो खैर अब आगे थोड़ा चलते हैं ना, इन चीजों से थोड़ा निकलते हैं। जाहिर है जो हम देखते हैं पार्टी, या सादिक साहब भी थे, वो भी पार्टी की लाइन थोड़ी बहुत टो करते थे, तो ये तो हमारे यहाँ चलता ही है, ये सब वो ही कह रही हूँ, सभी करते हैं। तो इसलिए खाली इनको हम क्यों फिंगर आउट करें कि जनाब ये करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ पंजाब की भी सूरत हाल करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पंजाब में भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आज इंतखाब होना था, वज़ीर आला का इल्तवा का शिकार हो गया, कल अब इस पर वोटिंग होगी। दोनों जो उम्मीदवार हैं बड़े तगड़े हैं। परवेज़ इलाही साहब को भी आप हल्का मत ले, उनके भी बहुत सारे रवाबित हैं अपनी पार्टी के अलावा भी। पीटीआई उन्हें सपोर्ट कर रही है, चीना ग्रुप ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। सुनीद ये कि जहांगीर तरीन साहब के भी कुछ अरकान जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब की हिमायत में वोट कास्ट करने का वादा कर चुके हैं। दूसरी जानिब हमजा शहबाज भी तगड़े उम्मीदवार हैं, नून लीग उनके साथ है, पीपल्स पार्टी भी उनको वोट देगी। इसके साथ साथ जो अलीम खान साहब का ग्रुप है उन्होंने भी उनकी सपोर्ट कर दी है। तो अब देखना ये कि बड़ा कम सा वहाँ पे भी डिफरेंस है, कौन कामयाब होगा। हिलाली साहब से पूछते पहले, हिलाली साहब पंजाब में क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? परवेज़ इलाही साहब मैदान मार लेंगे कल? ना ये मुझे बताएं कि अगर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो वोट हैं अगर वो पड़ा तो वो भी क्या वही लोटा टर्म पे आएगा आपके ख्याल में, कि वो जायज़ है? इसलिए कि अगर असेंबली में होता तो वो नाजायज़ था, इसलिए कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप परवेज़ इलाही के लिए वोट करें। तो जो लोग सुना है कि काफ़ी लोग जा रहे हैं इनके साथ, PMLN के साथ, तो वही उधर है। उसी द प्रॉब्लम ये है समीना कि मुल्क जो है लगता है आई डोंट नो फॉर सर्टन कि मुल्क जो है वो इमरान खान की पार्टी के साथ है और पार्लियामेंट जो है वो इन लोगों के साथ है, दी अपोजिशन के साथ। तो एक का मॉरल राइट स्टेम्स फ्रॉम द पीपल और दूसरों का लीगल राइट आता है पार्लियामेंट के तरह। इधर कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अर्लियर डिबेट में भी ये कंफ्यूजन है, मगर ये कंफ्यूजन जो है एक बड़ा मुनासिब सा कंफ्यूजन है। हमें सोचना चाहिए कि भाई हम किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम किसके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं? द पीपल ऑफ द कंट्री, जिन्होंने अब एक इलेक्शन में और स्टेटमेंट्स में, डेमोन्स्ट्रेशंस में और हर चीज़ में बता दिया है। और जैसे मैंने आपको कहा, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने आप एक स्टेटमेंट इश्यू किया है, 3 मिलियन ऑफ देम सपोर्ट इमरान खान। क्या इनको इग्नोर करके एक ड्यूबियस प्रोसीजर जिसको हमें शर्मिंदा करता है और जिसके हमारे जिगरी दोस्त कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है पाकिस्तान में, चीन ने कहा है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हिलाल साहब वही बात है कि वो आपकी बात अपनी जगह ये वैलिड है कि क्या हमें ये देखना होगा कि अवामी नुमाइंदे कल क्या फैसला करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो वो है ना जो बस इशारों पे फैसला कर लेते हैं। मसला ये है कि सारे अवाम को देख के नहीं फैसला कर रहे होते। इमरान साहब, पंजाब की सियासत जो है वो भी बड़ी दिलचस्प हुई है। परवेज़ इलाही साहब को जब से इमरान साहब ने कैंडिडेट बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो उसके बाद से जाहिर है कि वहाँ पे भी अब काफ़ी टफ कंपटीशन है।
परवेज इलाही साहब को आप खुद कहते हैं बड़े जीरक सियासतदान हैं और उनके इंटरनली जो ग्रिप्स हैं बहुत ज़्यादा हैं अपनी मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कल कुछ वो चेंज लेके आ सकते हैं? मुझे लगता है समीना के पंजाब में सूरत हाल मरकज़ से भी ज़्यादा दिलचस्प है। पंजाब का इलेक्शन जो है वो मरकज़ से ज़्यादा टफ है, मुझे ये लगता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, चौधरी बरादरान का वैसे भी लोगों के साथ एक अपना मेल मिलाप है, इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, फिर बहुत से लोगों को जो है इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में ओबलाइज भी किया हुआ है, तो ये अपने मामलात को चलाना जानते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन की तरफ से इस दफ़ा जो कैंडिडेट हैं वो हमज़ा शहबाज हैं। अब हमज़ा शहबाज जो हैं, एक तो ये कि नून लीग कि वैसे वो तगड़े उम्मीदवार हैं, और दूसरा ये कि उनकी अपनी बड़ी पेनिट्रेशन है, और फिर मुशर्रफ दौर से लेके अब तक हमेशा मुस्लिम लीग नून के मामलात को तंजीमी तौर पे ज़िमनी इलेक्शन हो या कुछ हो, हमज़ा शहबाज ही अमलन चलाते रहे हैं। फिर उन्होंने भी, हमज़ा शहबाज ने भी लोगों से रवाबित बड़े अच्छे रखे हैं, हत्ता कि ये अब ये वाक़या हो गया कि ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अदरवाइज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और हमज़ा शहबाज के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और आपको याद होगा कि जब हमज़ा जेल में थे तो प्रोडक्शन ऑर्डर चौधरी साहब जारी करते थे, और हमज़ा जब रिहा हुए तो हमज़ा शहबाज ने जाके चौधरी साहब का शुक्रिया भी अदा किया जब वो नई बिल्डिंग की मुबारकबाद देने गए, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो लेकिन ये दोनों को जो है ना इस दुराहे पे ले आए ये हालात के वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि कल तक जो बुज़दार साहब के सबसे करीबी दोस्त वज़ीर समझे जाते थे, जिनकी वजह से उनको एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने हटाया भी, लेकिन अपने बुज़दार साहब ने ज़िद करके उन्हें दोबारा मिनिस्टर बनवाया, और जिनकी वजह से बुज़दार साहब पे काफ़ी इल्ज़ामात भी आए। असद खोखर साहब वो भी अपने लोग साथियों के साथ हमज़ा शहबाज की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। इसी तरह तरीन ग्रुप के 3 लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम परवेज़ इलाही साहब को वोट देंगे, लेकिन बाकी हमज़ा शहबाज के साथ हैं। तो ये अलीम खान के ग्रुप के भी साथ आने से फिर एक और मिनिस्टर जो थे समीउल्लाह चौधरी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया हमज़ा शहबाज का। तो मामला ये है कि यहाँ सूरत हाल जो है ना वो इस तरह की है कि मुझे लगता है कि कल हमज़ा शहबाज जो हैं वो मैदान मार देंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्योंकि कल ही अदम एतमाद की भी वोटिंग है, कल ही वज़ीर आला पंजाब का भी इंतखाब होना है। क्या कौन हिस्सा, यानी सेशन जो है वो पहले होता है, उसका कोई दूसरे सेशन पे इम्पैक्ट होगा? अगर पंजाब असम्बली में पहले जो भी बन जाता है वजीर आला, उसकी वजह से कोई पंजाब ऊपर वफाक में कोई चेंज हो सकता है, कोई इम्पैक्ट होगा? मुझे नहीं लगता। वफाक से तो नीचे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन पंजाब में पहले होके वफाक में इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क। अगर पहले इसका मतलब है अदम एतमाद पे वोटिंग हो गई तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, लेकिन मेरी जो इतलात हैं उनमें ये है कि जो PTI के लोग हैं बहुत सारे, जो ना तरीन ग्रुप में हैं ना अलीम खान ग्रुप में हैं, लेकिन उन्होंने हमज़ा शहबाज से रब्ता किया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम कल वोट आपको देंगे। अच्छा। अब इसलिए सूरत हाल यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो फिर शायद हमज़ा शहबाज जो हैं आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएं और कामयाब हो जाएं वज़ारत आला पंजाब के लिए। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो भी बहुत टफ कैंडिडेट हैं और वो भी इतनी आसानी से हार नहीं। अच्छा, अगर हम इधर मान लें कि जो भी तरीकाकार होता है लाली साहब, अमन अमान के तरीके से कोई नया हम वज़ीर आला देख लें, भले वो शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज हों या फिर परवेज़ इलाही साहब हों, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो ऊपर फेडरेशन में सूरत हाल होगी ये सेटअप चल पाएगा? क्योंकि अगर वहाँ पर रिज़ाइन हो जाता है, बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है, मुझे तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्शंस तो हर जगह इकट्ठे एक साथ होने हैं। तो फिर इस असम्बली का वज़ीर आला बन भी जाएगा, तो अगर वज़ीर आज़म ना इलेक्ट हो सका किसी वजह से, तो क्या सिचुएशन होएगी? देयरफॉर एक बड़ा अच्छा प्रपोजल आया था, मुझे पता नहीं किसका था, फौज का था या किसी और का था। वो ये था कि ये कॉन्फिडेंस मोशन तुम विड्रॉ कर लो और 6 महीने के अंदर अंदर साथ साथ एक इलेक्शन अनाउंस कर दो, तो आपको भी 3-6 महीने मिल जाएंगे और ये इनको भी इलेक्शन की तैयारी भी हो जाएगी। आप 3 महीने रहेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट होगा, वाला हो जाए। मगर ऑपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनका एजेंडा कुछ और है।
देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम में जब पार्टीज नहीं रहते तो क्या सिस्टम रह जाता है? आप खुद कह रही हैं डिवीजन ऑफ पीटीआई, कोई ये ग्रुप, कोई वो ग्रुप, कोई इस ऑपोजिशन के लिए, कोई दूसरा कैंडिडेट के लिए। इट मेक्स नो सेंस। मैं तो कहता हूं सबसे अच्छा ये है कि आप स्क्रैप दिस। आई मीन इलेक्शन कराना चाहते हैं आप तो 6 महीने के लिए टाइम दे लोगों को टू सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। शायद एक नया अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सम एक्सटेंट। ये कुछ नहीं है भाई। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं दुनिया में। मुझे 2 चैनल्स इंडिया में से इंटरव्यू करना चाहे, मैं एम्बेरस्ड हूं। आई डोंट वांट टू गो। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, आई एम बिजी। चलिए, आपने ऑप्शंस की भी बात की है और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की कि बीच में किसी तरह मामला तय हो जाएं। चले, इस कोशिश को कहीं से भी इनिशिएट किया हुआ, क्योंकि इस पे भी एक हमें नज़र आती है, डिफरेंट तरदीद भी आ जाती है कि नहीं जी उधर से हुआ उधर से। लेकिन एनीवेज, इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या किरदार हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए, कौन फौज को मुलविस कर रहा है सियासत में, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बड़ी नाजुक सिचुएशन है इस वक्त, बहुत हम क्राइसिस में हैं, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और बेचैनी है। फौज का किरदार क्या होना चाहिए? क्या वाकई न्यूट्रल होना चाहिए फौज को इस मौके पे? देखिए, प्रिंसिपली तो यस, लेकिन हालात इस कदर कशीदा हो चुके हुए हैं कि somebody has to step in कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो भी है ये चलता रहे और किसी अंजाम तक पहुंचे, लेकिन इसकी कशीदगी इस हद तक ना बढ़ जाए कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। खतरात का एहसास हो रहा है कि शायद कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल निकल आए कोई खुदा खासकर डेडली बैड, और स्पेशली इन व्यू द फैक्ट कि भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एक इलामिया आ चुका हुआ है, जिसके बाद से टेम्पर्स बहुत ज्यादा हाई हुए हैं एक साइड से, उस सूरत में लाजमी है कि फौज इन दोनों कोशिश करे कि इनको कूल डाउन करके इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं बचा के जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसको हम संभालने की कोशिश करें। जनरल साहब, लेकिन इस चीज के लिए देर नहीं हो गई? क्योंकि अब कल तो दिन आया खड़ा है और उससे पहले यही वीक था कि जिसमें कुछ सेटलमेंट हो जाती। एक ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब को कबूल नहीं था, दूसरा ऑप्शन ऑपोजिशन को कबूल नहीं था, तो फिर बात डेडलॉक की वजह से यहाँ तक पहुँच गई है। अब लेट हो गया। ये तो पहुँच गए ना, यहाँ तो सिचुएशन अभी खत्म तो नहीं हो जाएगी। कल के बाद मैं जो देख रहा हूँ, जो कम अज कम अल्लाह करे मैं गलत हूँ, दुआ भी मांग रहे हैं, कल के बाद कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बढ़ने का अंदेशा है। उस वक्त कैसे संभालेंगे सूरत हाल को हम? सही। तो आपके ख्याल से फिर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए? अगर उनका उस पर कोई बनता है किरदार तो उन्हें अदा करना चाहिए। जी, मैं ये समझता हूँ कि और कौन देखे ना, और तो इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, कोई ऐसी शख्सियात है नहीं जो बीच में पड़ के किसी सैनिटी कहीं जगह से लोगों को कूल डाउन करवा सकें, एक स्टेप पीछे कर सकें, हालात को आगे लेके जा सकें। कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक टू द पीपल कि भाई आप दोबारा मैंडेट लें लोगों से ताकि दोबारा इलेक्शन हो। और ये जो एक बैड ब्लड इतना बनता जा रहा है, सब पीछे हटे। कोई तो आए ना बीच में, इसके बीच में कौन आएगा इसके बीच में? जनरल साहब ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से बारहा आज भी उन्होंने कहा है, दोहराई है ये बात कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस दी थी, लेकिन जो है ना मैंने उसमें उन्हें ये जवाब दिया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो उनके ज़राए हैं उनकी तरफ से इसकी तरदीद आई कि हमने कोई तजवीज़ नहीं दी, बल्कि हमसे ये कहा गया था कि आप आके कोई दरमियानी रास्ता निकलवा दें। तो आपने ये समझ, पहले तो इसका बता दें कि ये आप इस सूरत हाल को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, इस कदर ज्यादा चीजें कंफ्यूज हुई हैं कि किसी एक तरफ कोई बात कहना कि कौन सही बात कह रहा है, कौन सही बात नहीं कह रहा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर तो मैं जो टीवी पे देख रहा हूँ वही है, मेरे अपने ज़ाती कोई इन्फॉर्मेशन का ज़राए नहीं है। मैं कहीं ये कहूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं या कोई और जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा क्लियरली ये बात सामने आ जाती। और ये जो टीवी पे हम देख रहे हैं ये बातचीत चल रही है,
क्योंकि इससे पहले जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई तो एस्टेब्लिशमेंट ने DISPR ने आपको सिचुएशन क्लैरिफाई कर दी थी। अभी तक चूंकि उसकी क्लैरिफिकेशन ऐसी कोई नहीं आई, तो इसलिए काफी मेरा ख्याल है डाउटफुल सिचुएशन हो हुई है। बहरहाल वो तो जी एक पास हो गया ना ये हमारा। अभी तो ये है कि आज क्या सूरत हाल है, आगे क्या सूरत हाल बनेगी, अल्लाह करे। ये जो जनरल साहब इस दफ़ा वाकई ऐसी सिचुएशन है कि किसी को कुछ समझ नहीं लग रहा। वक्त खत्म हो गया है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ हो चुका है और हम इस माह मुबारक में दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर के पाकिस्तान के लिए खैर निकले, कल का सूरज जो भी हो वो इंशाल्लाह अमन व आश्ती का पैगाम ही लेके आए और उसके लिए वही फैसला पाकिस्तान के हक़ में हो जो उसके हक़ में बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल इंशाल्लाह स्पेशल ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात रहेगी। कल सारी सिचुएशन पर GNN की खुसूसी कवरेज होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।